हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आपको मालूम होगा हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कई क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एमपीजी के कवर कर रहे हैं। उसकी लगभग मैंने 30 क्लास आपको कंप्लीट करवा दी हैं। 30 क्लास में हमने मध्य प्रदेश जियोग्राफी और मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था को हमने कंप्लीट किया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 30 की 30 क्लास देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। तो स्टूडेंट, यदि आप फर्स्ट टाइम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एमपीजी के और रीजनिंग की मैं यहाँ पे क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस सब्जेक्ट का, मध्य प्रदेश का, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो हम 2-3 क्लास में इतिहास को कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी 15-20 मिनट की क्लास रहेंगी। आपको जो भी डाउट बनते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझसे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे दी हुई है। इसके लिए यदि आप बात करें मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने भारत का इतिहास पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि क्रम से, यानी कि पाषाण काल से जो भी घटनाएं उस समय की हुई हैं या जो भी स्थल हमें मिले हुए हैं, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, इस तरीके से आगे भी मौर्य काल, या हम बात करें गुप्त वंश या मुगल्स और या फिर अंग्रेज, तो हम क्रम से समझते जाएंगे ताकि आपको याद रखने में परेशानी ना हो। दोस्तों, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। आप माई स्मार्ट 40 या माई स्मार्ट 50 कूपन कोड यूज़ करें तो आपको 40 से 50% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। इसके अलावा इस सारी इन्फॉर्मेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। आप वहाँ जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। चलिए हम इस बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के इतिहास का हम जो पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, जो समय स्टार्ट कर रहे हैं कि कब से शुरुआत हुई, तो मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल वो वाला समय माना जाता है जब आदि मानव गुफाओं में रहते थे और वह पत्थरों के औजारों का उपयोग अपने लिए करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसको हम जो है, इस काल को हम जब पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि इस पीरियड या इस काल से संबंधित है। केवल उनको आप याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, तो हमने इसको प्राग ऐतिहासिक काल दिया है, काफ़ी पुराना, जो कि पुरापाषाण काल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो स्थल प्राप्त हुए हैं इस काल से संबंधित, जैसे कि आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं। क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, तो जो हम मध्य प्रदेश का इतिहास की स्टार्टिंग ही पढ़ रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, और ये कहाँ पर स्थित हैं, तो होशंगाबाद में। ज़्यादा कुछ इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हम केवल जो स्थल हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन, उन स्थल के बारे में ही पढ़ते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें भीमबेटका शैलाश्रय, भीमबेटका शैलाश्रय भी जो है
वो प्राग ऐतिहासिक कालीन यानी कि मध्य प्रदेश की सभ्यता का जो प्रथम चरण है उसी काल के ये स्थल हैं और ये रायसेन जिले में स्थित हैं। दोस्तों लगभग 500 से अधिक गुफाएं जो हैं वो इस जगह पे मिली हुई है, इसलिए हमने भीमबेटका शैलाश्रय इनको कहा है। इसके अलावा भीमबेटका जो शैलाश्रय है इनकी खोज BS विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका शैलाश्रय की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा की गई थी। क्लियर है। और तीसरा जो प्रमुख स्थल है प्राग ऐतिहासिक कालीन वो है मामा भांजा शैलाश्रय। मामा भांजा शैलाश्रय ये तृतीय स्थल है और ये पचमढ़ी में स्थित है। ये जो तीनों स्थल हमने पढ़े हुए हैं वो मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के विकास के बारे में बताते हैं। जब भी कोई सभ्यता डेवलप्ड होती है तो वो नदी के किनारे होती है, इसलिए मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चंबल, नर्मदा, बेतवा, ठीक है, इनकी घाटियों में इन सभ्यताओं का विकास हुआ, ये सभ्यताएं पनपी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के सभ्यता का पहला चरण था प्राग ऐतिहासिक कालीन। यदि अब हम बात करें मध्य प्रदेश की सभ्यता का दूसरा चरण, तो दूसरा चरण जो माना जाता है वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से माना जाता है। ताम्र पाषाण काल। दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता वो सभ्यता है जब लोगों ने तांबे की धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया, यानी कि तांबे की खोज हुई। देखिए यहाँ पे लोहे से पहले तांबे की खोज की गई थी, इसलिए इसको जो बर्तन बने इस काल में, जो औजार बने वो तांबे और पत्थर के मिक्स थे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के उपयोग करके ही बने। तो इस सभ्यता के काल को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहा गया। इसके अलावा हड़प्पा जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के समकालीन है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता के जो स्थल मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं जैसे कि कायथा उज्जैन में है, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा एरन का नाम सुना होगा, कई बार आप मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। एरन जो है सागर जिले में है और एरन से जो सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो ताम्र का पाषाण कालीन सभ्यता ही है। इसके अलावा एक और स्थल है नाबदा टोली महेश्वर। ये जो 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता यानी जो सभ्यता का दूसरा चरण है उससे संबंधित ये तीनों स्थल मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको पढ़ने हैं। ये जो 3 स्थल हैं हमने पाषाण कालीन सभ्यता के पढ़े हैं जिसको हमने प्राग ऐतिहासिक काल दिया है। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल की दूसरी जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। उसमें आपको 3 ये स्थल और उनकी जगह के नाम याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगली बात करें, थर्ड स्टेप जो आती है, तो इन सभ्यताओं के बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो तीसरा काल जो प्रारंभ होता है वो आपको मालूम होगा वैदिक काल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक काल, यानी कि वो समय जब भारतवर्ष में वेदों की रचना हो रही थी। तो वैदिक काल से जो वेद लिखे गए उन वेदों में मध्य प्रदेश का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये वैदिक काल में आता है कि जो वेद लिखे गए हैं उन वेदों में मध्य प्रदेश का कहाँ कहाँ वर्णन है। तो दोस्तों सबसे पहला यदि हम वर्णन की बात करें, देखिए यदि आपको शब्द सही ना दिख रहे हों तो आप मेरे बोले गए शब्दों पर ध्यान दें। वैसे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। तो यदि हम बात करें इस वैदिक काल की, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व
के बाद, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व तक का एक समय था। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो एक उपनिषद है, एक वेद है, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक जाति का वर्णन हुआ है निषाद। आप ये याद रखें, ऐतरेय ब्राह्मण में निषाद जिस जाति का वर्णन आपको मिलता है वो जाति मध्य प्रदेश में ही निवास करती थी। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे, अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो विश्वामित्र, एक वेदों में ही वर्णन है कि विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र, विश्वामित्र के कुछ पुत्र थे, 50 पुत्र थे, जो कि किसी वजह से उनको श्राप दिया गया था। तो 50 शापित पुत्र जो थे विश्वामित्र के, उन्होंने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में निवास किया। कहाँ पे? मालवा में निवास किया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हम वैदिक काल में ही पढ़ेंगे। वैदिक काल में आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, वैदिक काल में उसका नाम रेवा था। क्या नाम था? रेवा। रीवा नहीं, रेवा नर्मदा नदी का पुराणों में नाम था, वैदिक नाम था, ठीक है, वैदिक काल के समय। और जो नर्मदा के आसपास जो लोग निवास कर रहे थे वो नागवंशी शासक थे। नर्मदा क्षेत्र में नागवंशी शासक निवास कर रहे थे। इन नागवंशियों का एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ। किसके साथ? नागवंशी वर्सेस गंधर्व। तो गंधर्वों से युद्ध के लिए नागवंशियों ने इक्ष्वाकु, अयोध्या में राजा राम जो हैं, उससे पहले अगर हम बात करें, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, ठीक है, मांधाता। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता, इनसे युद्ध में सहायता मांगी नागवंशियों ने। तो मांधाता ने अपने पुत्र को भेजा, उस पुत्र का नाम था पुरुकुत्स। किसको? पुरुकुत्स। तो पुरुकुत्स ने नागवंशियों की सहायता की, जिससे गंधर्व हारे, पराजित हुए। नागवंशियों ने इस जीत से खुश होकर इनके सम्मान में जो नर्मदा नदी है, मतलब रेवा नदी है, उसका विवाह कर दिया। इसके साथ? पुरुकुत्स के साथ। तो रेवा का विवाह नागवंशियों ने इक्ष्वाकु राजा पुरुकुत्स से किया, और पुरुकुत्स ने ही नर्मदा नदी का नाम, मतलब रेवा का नाम परिवर्तित करके नर्मदा रखा। नाम किसने परिवर्तित किया? तो नाम परिवर्तित किया पुरुकुत्स, इक्ष्वाकु राजा ने नर्मदा का, रेवा का नर्मदा में। बात समझ में आ गई? तो ये इसके बाद रेवा का नाम नर्मदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, इन्हीं के एक वंशज थे बाद में, जिनका नाम था मुचकुंद। और मुचकुंद ने ही क्या किया? मुचकुंद ने ही मांधाता नगर बसाया। तो मांधाता नगर, जो आप ओंकारेश्वर की बात करते हैं, अभी वर्तमान में क्या है? ओंकारेश्वर, ठीक है। ये यहाँ पे मांधाता नगर जो बसाया वो मुचकुंद ने बसाया, जो इनका वंशज था। क्लियर है? तो ये जो समय है, ये जो काल है, ये कौन से काल में आता है? ये आता है आपके वैदिक काल में। क्लियर है? इसके अलावा वैदिक काल में एक और राजा हुए, ठीक है, जो कि महेश्वर जो क्षेत्र है, ठीक है, महेश्वर में एक राजा हुए। और जिस वंश की यदि हम बात करें, जो वंश था महेश्वर में उस समय, उसके प्रतापी राजा सहस्त्र बाहु कीर्ति वीर अर्जुन, ठीक है। तो यदि हम बात करें
जहाँ की हम बात कर रहे हैं महेश्वर की, जो कि वैदिक काल से संबंधित हैं, वेदों में वर्णन है महेश्वर का। तो महेश्वर में जो मुख्य वंश था वो था है वंश, है वंश। तो आपसे पूछा जाए है वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो वो सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन थे, और इन्होंने ही महेश्वर में जो है महेश्वर की स्थापना की, और जो नाम जाना जाता है माहिष्मति के, यानी कि माहिष्मति की स्थापना बाद में इसका नाम महेश्वर पड़ा, और वो किसने की, है वंश के शासकों ने, ठीक है। और इनका सबसे प्रतापी राजा कौन था, सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन। तो ये जो समय है कंप्लीट, ये समय जो है ये वैदिक काल का समय है, ठीक है। वैदिक काल के बाद जो अगला काल स्टार्ट होता है वो है आपका महाकाव्य काल। दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको महाकाव्य काल के बारे में भी यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ इस एरिया में। महाकाव्य काल जो माना गया है वो रामायण और महाभारत काल को माना गया है, ठीक है। महाभारत काल, अगला तीसरे के बाद हम फोर्थ स्टेप पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, रामायण काल और महाभारत काल, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है मध्य प्रदेश के इतिहास की। और मध्य प्रदेश के इतिहास में रामायण और महाकाव्य काल की बात करें तो ये दो महाकाव्यों में मध्य प्रदेश का कहाँ वर्णन है। तो सबसे पहले रामायण की आप बात करें जो कि त्रेता युग से संबंधित है। दोस्तों रामायण में यदि हम सर्वप्रथम बात करें तो राम वनवास गए, और राम ने वनवास के समय जिस क्षेत्र में ज़्यादा समय निकाला, 14 वर्ष वनवास काटा, उस क्षेत्र को कहा जाता है दंडकारण्य, दंडक वन। और दंडकारण्य जो है वो पहले मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। दंडकारण्य या दंडक वन वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम दूसरा बात करें इस रामायण महाकाव्य में, तो इसके बाद सीता को वनवास हुआ, और सीता ने वनवास जो है जिस आश्रम में काटा, जिस आश्रम में उन्होंने वनवास के समय रही सीता जी, तो वो भी मध्य प्रदेश में सोन नदी के किनारे था, ठीक है। उस आश्रम की यदि हम बात करें, वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है, तो वो भी वाल्मीकि आश्रम ये सोन नदी के किनारे था, सीता जी ने यहीं पर वनवास काटा। तीसरा पॉइंट, लवकुश का जन्म भी यहीं पर हुआ। चौथा, इस काल में यदि हम बात करें तो फोर्थ जो पॉइंट है लवकुश के जन्म के बाद, फोर्थ पॉइंट है जो शत्रुघ्न के पुत्र थे। राम ने राम राज्य के बाद अपना जो राज्य है, उनके जो पुत्र थे उनको बांट दिया था, सभी दो भाइयों के पुत्रों को भी। तो सबसे मुख्य जो विदिशा क्षेत्र है, ठीक है, वो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती के अधिकार में था, ठीक है। तो विदिशा पर किसका राज था, शत्रुघाती। शत्रुघाती, ये हम किस वाले क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये हम महाकाव्य काल में बात कर रहे हैं। तो शत्रुघाती ने विदिशा पर राज किया, ठीक है। तो ये रामायण काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें रामायण काल के बाद मध्य प्रदेश में महाभारत, तो महाभारत काल में मुख्य रूप से हम यही जानते हैं कि महाभारत काल में भी जो पांडव थे, अगला महाभारत काल में जो पांडव थे, पांडवों ने भी अपना वनवास जो है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में ही गुजारा था, ठीक है। तो ये किस में है, महाभारत में है। इसके अलावा कई सारे जनपद जो थे महाभारत काल में, उनमें से कुछ जनपद मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। जनपदों में कुछ जनपद ने पांडवों का युद्ध में साथ दिया, और कुछ जनपदों ने कौरवों का युद्ध में साथ दिया, ठीक है। इसमें से हम कुछ मुख्य जनपद की बात करें तो यदि आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, महाभारत कालीन जनपद,
ठीक है, महाभारत कालीन जनपद। क्लियर है, ये आप सारी चीज़ें नोट कर लेना। मैं महाभारत कालीन जनपद आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, महाभारत कालीन जनपद में मुख्य रूप से अवंती, जो कि उज्जैन वाला क्षेत्र था, तो उज्जैनी, ठीक है, वत्स जनपद, वत्स जनपद जो ग्वालियर को कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा चेदी जनपद, खजुराहो, चेदी जनपद खजुराहो, ये महाभारत कालीन जनपद है। हम अभी मौर्य के काल तक हम पहुंचे नहीं हैं, ये महाभारत कालीन जनपद है। ठीक है, चेदी के बाद अनूप जनपद जो है वो निमाड़ क्षेत्र का है। दर्शान, ये विदिशा, दर्शान कौन सा है, विदिशा। ठीक है, इसके अलावा नलपुर या नरवर, ये शिवपुरी के क्षेत्र का है, शिवपुरी के क्षेत्र का जनपद है। तो ये कुछ जनपद हैं। एक और है तुंडीकेर, जो कि दमोह क्षेत्र को जाना जाता है, तुंडीकेर, दमोह। ये कुछ जनपद हैं जो कि महाभारत कालीन जनपद थे, जिनमें से कुछ जनपद जैसे कि वत्स हुआ, चेदी हुआ और दर्शान। चेदी, वत्स और दर्शान, ये तीन जो जनपद थे, इन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। बाकी जनपदों ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक में, इस पार्ट में मध्य प्रदेश के इतिहास में 4 चरणों को कंप्लीट किया है। पहला पाषाण काल, ठीक है, दूसरा ताम्र पाषाण काल, तीसरा वैदिक काल और चौथा महाभारत काल। दोस्तों, महाभारत के काल के बाद जो अगला समय हम बात करें या महाकाव्य काल की बात की, तो वो समय होता है महाजनपद युग। महाजनपद युग, जिस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो महाजनपद युग या मौर्य युग आगे आने वाला है। ये युग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।